हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमस ग्रे की एक पोयम जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। दोस्तों, हमने इस पे एक पहले भी वीडियो बनाया है जिसपे हमने स्टैंजा 1 to 10 डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंजा 11 to 20। तो आप इस पोयम की समरी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि लास्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया कि इन मरे हुए विलेजर्स की याद में कोई ट्रॉफीज, कोई स्मारक, कोई बिल्डिंग कुछ भी नहीं बनाया गया और इनकी कब्र की याद में कुछ भी नहीं बनाया गया और सिर्फ इन्हें यहाँ चर्च के बाहर दफना दिया गया। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को रखने के लिए, यानी जो उसका अस्थि कलश होता है जिसमें मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों को रखा जाता है, यदि उसके अस्थि कलश को डेकोरेट कर दिया जाए या उसकी याद में कोई मूर्ति बना दी जाए या कोई स्टैचू बना दिया जाए या कोई मॉन्यूमेंट बना दिया जाए, तो क्या वो मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? या किसी मरे हुए आदमी को आप बहुत ऑनर देते हो, उसके मरने के बाद आप उसे बहुत सम्मान देते हो, उसके सम्मान में बहुत सी लाइन्स लिखते हो, बहुत सी पोएम्स लिखते हो, तो क्या जो आदमी डस्ट के नीचे दबा हुआ है, जिसकी अस्थियां, जिसकी बॉडी कब्र में दफन है, क्या वो आदमी जिंदा हो जाएगा? क्या उसकी तारीफ, चमचागिरी भरे शब्दों का यूज अगर आप उसके लिए करते हो उसके मरने के बाद में, तो क्या ये चमचागिरी भरे शब्द उस डेड बॉडी के कानों तक पहुंच जाएंगे? क्या ये डेड बॉडी को खुशी देंगे? क्या वो आदमी जो कब्र में लेटा हुआ है ये सब सुन के खुश हो जाएगा, उसके कान खुश हो जाएंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या ये सब करके आप उस आदमी को वापस बुला सकते हो कि भाई उसके लिए कोई पोयम लिख दी, उसके अस्थि कलश को सुंदर बना दिया, उसके लिए कोई स्टैचू बना दिया, कोई मॉन्यूमेंट्स बना दिया, तो क्या ये सब चीजें मरे हुए आदमी को वापस लेके आ सकती हैं? तो ये चीजें मरे हुए आदमी को कभी वापस नहीं लेके आ सकती। ये चीजें बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो मर गया, वो वापस कभी नहीं आ सकता। अब पोएट इन इग्नोर्ड डेड लोगों की किस्मत के लिए बहुत दुख जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हो सकता है जो लोग आज कब्र में दफन हैं, जो यहाँ नेग्लेक्टेड से, ऑब्सक्योर से पड़े हुए हैं, जिन्हें आज कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इन डेड लोगों में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें डिवाइन पावर हो, जो कि टैलेंट से भरा हुआ हो, जिसका दिल, जिसका दिमाग टैलेंट से कूट कूट कर भरा हो और जो किसी राजा बनने की क्वालिटी रखता हो। और हो सकता है कि उसका हाथ शासन करने के लिए बने हुए हो, और इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके हाथ बहुत सुंदर वीणा बजाते, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था और अपने म्यूजिक से सबको मंत्रमुग्ध कर सकता था, बड़े बड़े राजाओं को खुश कर सकता था और फेमस हो सकता था। लेकिन इन लोगों को मौका ही नहीं मिला। ये तो बेचारे आज ऐसे नेग्लेक्टेड से और ऑब्सक्योर से यहाँ लेटे हुए हैं, इनको कभी मौका ही नहीं मिला अपने टैलेंट को दिखाने का। फिर पोएट कहते हैं कि ये डेड लोग, ये बेचारे गांव के विलेजर्स, ये भोले लोग, नॉलेज ने भी इनके लिए अपनी आंखें नहीं खोली, नॉलेज के पन्ने भी इनके लिए सदा के लिए बंद ही रहे, यानी इन्हें कोई नॉलेज भी नहीं मिल पाई, इन्हें ज्ञान भी नहीं मिल पाया। और जो अमीर लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जो इन पे हंसते हैं और वो अपना ऐसे तो समय खराब कर देते हैं, उन अमीर लोगों ने भी इन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपने दिल के दरवाजे इन गरीबों के लिए नहीं खोले। और ये लोग इतने गरीब थे कि इनकी गरीबी ने इनके नोबल रेंज को दबा दिया, यानी ये गरीबी की वजह से अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए और गरीबी की वजह से ये लोग आगे ही नहीं बढ़ पाए और गरीबी ने इनकी सोल के सारे जोश को ठंडा कर दिया। सारा जो इनका जोश था, सारा जो इनमें फायर था, पैशन था, वो सब जम गया गरीबी की वजह से। यानी ये बेचारे सिर्फ फार्मिंग तक सीमित रहे और इससे आगे बढ़ के कुछ नया कर ही नहीं पाए। तो इन लोगों में टैलेंट तो था और ये लोग फेमस भी हो सकते थे, लेकिन इनकी गरीबी इनकी पतन की सबसे बड़ी कारण बन गई और गरीबी की वजह से इनका सारा टैलेंट, इनकी सारी प्रतिभा निराशा में बदल गई और ये टैलेंट
किसी को दिख ही नहीं पाया और ये टैलेंटेड लोग गुमनामी में ही रहे और आज यहाँ ऐसे कब्र में दफन हो गए और इन्हें आज कोई जानता भी नहीं है। अब पोएट इन ऑब्सक्योर विलेजर्स, जिनमें क्वालिटी तो बहुत सारी थी, उन्हें कंपेयर कर रहे हैं समुद्र के हीरे मोती से और रेगिस्तान के फूलों से। यानी ये विलेजर उस तरह के हीरे मोती की तरह हैं, उस तरह के जेम्स के जैसे हैं जो एकदम प्योर होते हैं, सच्चे मोती होते हैं, वैसे हैं ये लोग। लेकिन ये समुद्र के तल में, उसकी गहराई में बहुत डीपली छुपे रहते हैं और हमेशा के लिए यहीं रहते हैं। तो ये जेम्स लोगों को दिखाई नहीं देते और लोगों से अनदेखे रह जाते हैं और उन्हें कभी कोई निकाल ही नहीं पाता। तो ये लोग भी उन्हीं जेम्स की जैसे हैं, ये लोग भी वैसे हीरे मोती की तरह हैं जिनका सारा टैलेंट यहाँ पे दबा पड़ा रह गया और आज उनका टैलेंट इनकी कब्र में ही दफन है और इनको कोई जानता नहीं है। दूसरा जो पोएट इनको कंपेयर करते हैं वो उन खूबसूरत फूलों से कंपेयर करते हैं जो कि दुनिया की नजरों से अनसीन रह जाते हैं और उनकी सुंदरता लोगों को दिखाई नहीं देती। और रेगिस्तान के जो फूल होते हैं उनकी हवा सिर्फ रेगिस्तान की हवा में ही घुलकर रह जाती है और रेगिस्तान तक तो हर लोग जाते नहीं हैं। तो इनकी खुशबू, रेगिस्तान में खिलने वाले फूलों की खुशबू सिर्फ रेगिस्तान तक ही रहती है और वो रेगिस्तान में ही नष्ट हो जाती है और वो खुशबू दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती और रेगिस्तान के फूलों को प्रसिद्धि मिल ही नहीं पाती। तो ये बेचारे विलेजर्स भी उन्हीं हीरे मोती की तरह हैं जो समुद्र में दबे पड़े थे और उन फूलों की तरह हैं जो कि रेगिस्तान में दबे पड़े हैं। हो सकता था कि ये जो नेग्लेक्टेड विलेजर्स हैं जो कब्र में दफन हैं, उनमें से कोई हैम्पटन जैसा साहसी और निडर हो सकता था। हैम्पटन कौन है? हैम्पटन एक रिवॉल्ट करने वाले हैं जिन्होंने विद्रोह किया था चार्ल्स फर्स्ट का, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट ने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया था, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था। तो हैम्पटन ने चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया और उनका रिवोल्ट किया और टैक्स देने से मना कर दिया था। तो इन विलेजर्स में से भी कोई हैम्पटन जैसा हो सकता है। अगर इन्हें मौका मिलता तो ये भी किसी अत्याचारी शासक के खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन ये तो बेचारे गुमनामी में ही रहे। इन विलेजर्स में से हो सकता था कोई जॉन मिल्टन जैसा फेमस राइटर बन सकता था। जॉन मिल्टन एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं और एपिक्स लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं उन्होंने। तो अगर इनको मौका दिया जाता, इन विलेजर्स को, तो ये भी अच्छी अच्छी पोएम लिख सकते थे। इनमें भी पोएटिक टैलेंट भरा हुआ था और हो सकता था इनमें से कोई क्रोमवेल जैसा बन सकता था। क्रोमवेल एक देशभक्त थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया और फिर भी वो गिल्ट रेस रहे क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए खून बहाया था। पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर इन विलेजर्स को कभी मौका मिलता तो ये विलेजर्स आज बहुत फेमस होते, इनका भी इतिहास में नाम होता, ये भी इतिहास में अमर हो गए होते और ये हैम्पटन जैसे करेजियस भी हो सकते थे, मिल्टन जैसे फेमस पोएट भी हो सकते थे और क्रोमवेल जैसे देशभक्त भी हो सकते थे। लेकिन इनका पूरा जीवन तो सिर्फ फार्मिंग में और इस गरीबी में ही बीता और इस गांव तक ही ये लोग सीमित रह गए। इनको कोई नॉलेज ही नहीं मिली अपना टैलेंट दिखाने की और गरीबी ने उस टैलेंट को दबा दिया जो भी इनमें टैलेंट था। तो ये बेचारे आज कब्र में दफन हैं और पोएट इस तरह से इनके लिए बहुत दुख जता रहे हैं। अब अगले स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ये शांत पूर्वज, शांत है ना पूर्वज, क्योंकि वो कब्र में लेटे हुए हैं, शांत, डेड हैं वो लोग। तो ये शांत पूर्वज कभी भी सीनेटर नहीं बन पाए, ये सीनेट के मेंबर नहीं बने। सीनेट मतलब पार्लियामेंट, संसद के मेंबर नहीं बन पाए। अगर हो सकता था इनको मौका दिया जाता तो ये सीनेटर बनने की क्वालिटी रखते थे, ये सीनेटर बनते और एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे सीनेटर की तरह बहुत अच्छा भाषण देते। इनमें भी अच्छा भाषण देने की क्वालिटी हो सकती है और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते अपने भाषण से। लोग इनकी वाहवाही करते, लोग इनकी तारीफ करते, लेकिन इनकी पहुंच तो पार्लियामेंट तक कभी हुई नहीं। ये तो बेचारे कभी पार्लियामेंट तक पहुंच ही नहीं पाए, तो उसके मेंबर कहां से बनेंगे।
क्योंकि इनका जीवन दुखों और तकलीफों से भरा हुआ था। इस वजह से इन दुखों और तकलीफों ने इनके जीवन को तुच्छ बनाए रखा, यानी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, इनको कुछ करने नहीं दिया और ये अपने स्माइलिंग लैंड के लिए कुछ ही नहीं कर पाए और इनका पूरा जीवन गरीबी में ही रहा और गरीबी में ही बीत गया और ये कभी भी महानता वाले काम नहीं कर पाए। अगर इन्हें मौका दिया जाता तो ये भी कुछ महानता भरे काम करते जिससे नेशन को इनके लिए प्राउड होता और ये हिस्ट्री में अमर हो जाते और आज नेशन की आंखों में, हिस्ट्री में ये इनका नाम लिया जाता और ये फेमस होते। अब पोएट कहते हैं कि एक गांव के लोग ऐसे परिस्थितियों से भरे हुए थे, ऐसी परिस्थितियों से उलझे हुए थे जिसकी वजह से ये कभी आगे नहीं बढ़ पाए, यानी इनकी गरीबी ने इनके भाग्य के सुखों को कुचल दिया और इनमें जो भी वर्चूज थे, जो भी इनमें गुण थे, टैलेंट था, इन्हें वो शाइन करने का मौका ही नहीं मिला। यानी ये अपने टैलेंट को उभार पाते, अपने टैलेंट से आगे प्रोग्रेस कर पाते। टैलेंट तो था लेकिन आगे उसको प्रोग्रेस कर पाते, उससे पहले इनकी गरीबी ने इनके सुखों को कुचल दिया। गरीबी से ये निकल ही नहीं पाए, तभी तो कुछ ही नहीं कर पाए। लेकिन इन सभी के बीच एक अच्छी बात ये हुई कि ये इतने इनोसेंट रहे कि इन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि ये फेमस नहीं थे, ये ज्यादा इधर उधर जाते नहीं थे, इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, तो ये कभी कोई क्राइम नहीं करे। इनके हाथ थ्रोन यानी राज्य के लिए, सिंहासन के लिए, वेल्थ के लिए किसी की हत्या करने से बच गए। यानी ये कभी लालच में नहीं पड़े और लालच में पड़ के इन्होंने कभी भी अपने दिल के दरवाजे दया के लिए बंद नहीं करे। इन्होंने हमेशा मैनकाइंड पे दया दिखाई, प्रेम दिखाया और करुणा दिखाई और साधारण जीवन बिताते हुए अपने आप को नेक और अच्छा बनाए रखा। यहाँ पोएट यह कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग शहरों में जाते या ये लोग किसी सीनेट के मेंबर होते या ये लोग किसी तरह के पोएट होते या ये फेमस लोग होते तो हो सकता था ये कोई क्राइम कर देते, लेकिन इनकी गरीबी ने इन्हें क्राइम से बचाए रखा क्योंकि ये सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित रहे। उससे बाहर जाते तो क्राइम करते, ये तो अपनी खेती में ही लगे रहते थे दिन रात, तो इसलिए इनके हाथ किसी क्राइम करने से भी बच गए। अब पोएट कहते हैं इन विलेजर्स ने बहुत संघर्ष किया, पूरी लाइफ इन्होंने स्ट्रगल किया और दर्द सहा, लेकिन ये दर्द, ये संघर्ष ये किसी से भी छुपाते नहीं थे। इन्होंने अपनी तकलीफों को कभी दिखाया नहीं किसी को, कभी छुपाया नहीं किसी से, यानी इन्हें शो ऑफ, दिखावा करना नहीं आता था। इन्होंने अपनी ऑब्सक्योर लाइफ के लिए, इतनी कठिनाई भरी लाइफ के लिए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करी, ना ही इन्होंने कभी किसी की चापलूसी करी। इन्होंने किसी अमीर व्यक्ति की चापलूसी नहीं करी, ना ही कभी इन्होंने कभी भी अमीरों की चापलूसी करने के लिए संगीत की देवी के सामने अगरबत्ती जलाकर गीत गाए। यानी इन्होंने कभी भी किसी राजा या शासक या किसी बड़े आदमी को खुश करने के लिए, उसके गुणगान गाने के लिए, उसके लिए कोई झूठी कविताएं नहीं लिखी, उसके लिए कोई झूठी प्रशस्तियां नहीं लिखी, कोई महाकाव्य नहीं लिखे, क्योंकि इनको चापलूसी करना आता ही नहीं था और ये हमेशा अपने जीवन में इस तरह से सच्चे बने रहे। अक्सर क्या होता है, जो कवि लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं शासकों को खुश करने के लिए, जिससे कि वो उन्हें इनाम दे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन विलेजर्स ने, ये तो सिर्फ फार्मिंग में बिजी रहते थे और अपने होमली जॉय में ही खुश रहते थे। अब पोएट बता रहे हैं कि ये विलेजर्स शोर शराबे की, पागल करने वाली भीड़ से कितना दूर रहे, क्योंकि जो शहरों की जो भीड़ होती है वो पागल करने वाली होती है। उसमें हर आदमी पैसे के पीछे, पावर के पीछे भाग रहा होता है। तो ये विलेजर्स उस पैसे कमाने वाली भीड़ से अलग रहे और ये अपनी लाइफ में ही संघर्ष करते रहे। यानी ये विलेजर्स इनके एकदम अपोजिट रहे जो लोग शहरों में रहते हैं। ये अपनी खुशी
अपने होमली जॉय में ढूंढा करते थे बजाय शहरों में पैसा कमाने से। इन्होंने कभी भी कोई गिरा हुआ काम नहीं करा। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो इमोरल हो, अनैतिक काम हो। वो काम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनकी जिंदगी तो इनके खेतों में बीतती थी। इसलिए इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे इन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस होती। और इनकी जो इच्छाएं थी वो भी लिमिटेड थी, एकदम सोबर इच्छाएं थी। कोई हाई एम्बिशन इन्होंने नहीं रखी। ये कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, ना ही ये लोग कभी अपने रास्ते से भटके पैसे के लिए, पावर के लिए। तो इस तरह से इन लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं किया कि भाई इन्होंने पैसा कमाने के लिए, पावर के लिए कोई गलत काम किया हो। नहीं, इन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। ये सांसारिक सुखों से दूर रहे और एकदम कूल रहे, सुकून से रहे। हालांकि इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा था, लेकिन फिर भी ये उसमें खुश थे। और क्राइम, एम्बिशन और पावर, इन सब चीजों से ये दूर रहते थे। इन सब चीजों के बारे में तो ये लोग जानते ही नहीं थे। इस तरह से इन्होंने अपना जीवन बड़ा शांति से बिताया, शोर शराबे की दुनिया से अपने आप को दूर रखा। अब स्टैंजा नंबर 20 में पोएट कहते हैं कि इन विलेजर्स की कुछ बड़ी इच्छाएं नहीं थी। इन्होंने कोई हाई एम्बिशन नहीं रखी, लेकिन ये चाहते थे कि इनकी डेथ के बाद इनके बोन्स की उपेक्षा नहीं की जाए और इन्हें किसी ऐसी जगह दफनाया जाए जहां इनकी कब्रों को रौंदा नहीं जाए। हालांकि इनकी यादों में इनकी कब्रों के पास कुछ राइम्स, कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन ये कविताएं एकदम भद्दी हैं। ये कविताएं लिटरेरी कविताएं नहीं हैं। इनमें कोई राइम स्कीम नहीं है। इन कविताओं में कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कविताएं नहीं है। और जिस तरह से इनकी कब्र बनाई गई है वो भी शेपलेस है। उसमें कोई आकार नहीं है, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि जब भी कोई राहगीर इस ग्रेवयार्ड, इस कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो वो इन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे सके और इन शोक आत्माओं के लिए शोक जता सके। इस तरह से हमारा स्टैंजा 20 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के स्टैंजा 11 to 20। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैंजा 21 to 30। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।